नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। अगर आप सीजीपीएससी, व्यापम या इस देश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एक सूचना और, यह जो भी कंटेंट आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो भी कंटेंट आज हम डील करेंगे, इसे आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। और अगर यूट्यूब चैनल में भी नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले, पिछले वीडियो में मैंने अंतिम में आपको एक रिवीजन वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज दिया था, पूछा था कुछ क्वेश्चन और अपेक्षा किया था कि आप उसका उत्तर देंगे। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, न्यूज में होने का एक और कारण था। पहला कारण तो यही है कि पद बहुत बड़ा है, इसलिए इनकी नियुक्ति न्यूज में थी। दूसरा कारण था सिलेक्शन कमेटी को लेकर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने की जो एक सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें सदस्य कौन थे? प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और एक व्यक्ति होने चाहिए थे केंद्र की तरफ से नॉमिनेटेड और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऐसा कहना था कि कुछ समय पहले तक सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पद हुआ करता था। सरकार ने नियम में बदलाव करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रावधान को हटा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस तरह की बातों की वजह से भी यह सिलेक्शन न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? जवाब क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। क्या है ये आदि महोत्सव? तो यह एक ऐसा महोत्सव है जिसमें हम देश भर के सभी ट्राइबल्स के जो भी कल्चर हैं, जो भी संस्कृति है, जो भी उनकी कला है, उसकी प्रदर्शनी करते हैं और हमारे देश के जनजातीय सभ्यता और कला को वैश्विक पहचान देते हैं। अगला क्वेश्चन था, विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जनिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीनों के लिए निलंबित किया गया है? तो क्या है वाडा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इस एजेंसी का काम होता है कि खेल की दुनिया में खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन ना करें, और अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनको दंडित भी करती है ये वाडा संस्था। तो जनिक सिनर जी के ऊपर ये आरोप लगा। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये कोई आम खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है, टेनिस के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी की बात हो रही है, जिन्होंने पिछले साल अर्थात 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन को भी जीता था। तो इनके ऊपर ये आरोप लगे, कई डायलॉग एक्सचेंज हुए और उसके बाद आरोप में सत्यता पाई गई और फिर उसके बाद 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है इंडोनेशिया के द्वारा। और इंडोनेशिया के किस सैन्य विंग का ये एक्सरसाइज है? तो नेवी का है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो इसका जवाब क्या है? मेटा ने किया है। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है? तो समंदर के लगभग 7000 मीटर की गहराई से केबल तार बिछाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी? लगभग 50 किलोमीटर की लंबाई होगी। और इस केबल की वजह से, इस केबल के माध्यम से यूएसए, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे देशों को जोड़ा जाएगा, अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर डिजिटल कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी योजना है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो इन क्वेश्चन के जवाब देने वाले जो छात्र रहे, आकांक्षा पाटिल जी रही, माही साहू जी रहे, अमन सागर सिन्हा जी रहे और एक मिस्टर मुंगेली के बॉयस रहे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग नाम है। तो आप सभी के लिए मेरा संदेश है कि इसी तरह से अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाकर रखें, और सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ही कंसिस्टेंसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के कंटेंट पर हम बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक, सबसे पहले क्वेश्चन से, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2025? और इसका जवाब क्या है? ऑप्शन ए, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि व्हाट इज दिस नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे
मनाया जाता है फरवरी 28 को। अन्य दिवसों की तरह किसी के मृत्यु या किसी के जन्म की याद पर यह दिवस नहीं मनाया जाता, बल्कि यह दिवस मनाया जाता है विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज को याद करके। और उस खोज का नाम क्या है? रमन इफेक्ट, जिसे खोजा गया था 1928 में। किसके द्वारा? सीवी रमन जी के द्वारा। और इस खोज की वजह से रमन जी को फिजिक्स की दुनिया का नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। और इस तरह से अभी तक के एकमात्र व्यक्ति रहे, हिंदुस्तानी भारतीय व्यक्ति रहे, जिन्होंने साइंस में यह नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहले भी हैं और एकमात्र भी है। ये रमन इफेक्ट क्या है? तो रमन इफेक्ट एक तरीका है, रमन साहब ने एक नया तरीका दिखाया दुनिया के सामने कि कैसे लाइट का स्कैटरिंग होता है। और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि आखिर समुद्र का पानी नीला और आसमान नीला क्यों दिखता है। हालांकि इस खोज का आगे चलकर 1928-1930 के बाद से कई अलग अलग जगहों पर उपयोग होने लगा और विज्ञान की दुनिया में इस खोज का बहुत यूज होता है, चाहे आप मेडिकल साइंस की बात करें, चाहे आप सिक्योरिटी की बात करें। और यह नेशनल साइंस डे कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो 1987 से। अगली बात, कौन सा मंत्रालय इसे आयोजित करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल साइंस डे, एंड द थीम इज एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। और यह बात क्लियर हो चुकी है, वैश्विक स्तर पर भी लोग मान रहे हैं, ट्रम्प साहब भी मान रहे हैं कि पूरे दुनिया को विकसित करना है तो इंडियन यूथ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्किल है वो बहुत जरूरी है। तो सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं, विकसित देश के, विकसित दुनिया के लिए भी इंडियन यूथ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कमांड और स्किल इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स? नीति आयोग ने, कि आरबीआई ने, कि एसबीआई ने, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने? तो इसका सही जवाब क्या है? आरबीआई ने। ठीक है, देखिए ये जो बात आप देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इससे यही समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो खर्च कर रहे हैं उनके खर्चों की क्या गुणवत्ता है, कितना वो सही जगह पर यूज हो रहा है, कितना फालतू जगह पर यूज हो रहा है, ये बताने का काम करेगा इंडेक्स। और ठीक इसी तरीके का एक और डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में है अमेरिका का, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, जिसे डोज कहा जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके साथ इलॉन मस्क जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। हालांकि अलग अलग मौके में कई बार पूछा गया है, लेकिन अभी तक एम्बिग्युइटी बनी हुई है कि इलॉन मस्क जी का इस डोज में क्या अथॉरिटी है। वहां के लोग भी पूछ रहे हैं, वहां की सीनेट भी पूछ रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की चर्चा थोड़ी और कर लेता हूं, क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि डॉज ने यह बताया कि अमेरिका जो यूएस एड दे रहा था, अमेरिका की जो पहले की सरकार थी, वो कई मिलियन बिलियन डॉलर जो है यूएस एड के नाम पर अलग अलग देशों पर बांट रही थी। और इसी का एक लिंक दिखा, कितना? $21 मिलियन का। और इसके लिए कहा गया कि ये वोटर टर्नआउट करने के लिए या इलेक्शन के लिए, इंडिया में इलेक्शन करने के लिए 21 मिलियन का डॉलर दिया गया था। अब बात वहां पर उठी और चर्चा यहां पर गर्म हो गई। अब सबका यह मानना है, तो पक्ष ये कहता है कि विपक्ष वाले इन पैसों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से हमारे देश के चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। तो विपक्ष का यह कहना है कि सरकार इसे यूज कर रही थी दोबारा से सत्ता में बने रहने के लिए। बट एनीवेज, एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हर किसी का यह मानना है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब समझ में आएगा कि आखिर ये यूएस एड 21 मिलियन डॉलर का यूज क्या हुआ। यह भी समझ में आएगा कि भारत में आया कि नहीं आया, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट ने यह कहा था कि ट्रंप साहब इसको ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, बल्कि ये 21 मिलियन डॉलर भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश के इलेक्शन के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इन सब चीज से भी अपडेट रहिए। जिस तरीके से ट्रंप साहब पद में आते हुए ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, और उस एक्टिविटी की वजह से कई विद्वानों का यह भी मानना है कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर शायद बन जाए। क्योंकि अभी रिसेंट में हम ऐसा देख रहे हैं, जो लंबे समय तक अमेरिका और रशिया में हम लोग थोड़ा सा खटास देखते थे, वो करीब आ रहे हैं। और कई दशकों तक जो यूरोप और अमेरिका एक साथ आगे बढ़ रहे थे, उसमें भी अब रास्ते थोड़े से अलग अलग होते हुए दिख रहे हैं। जो भी है, आप लोग न्यूज में बने रहिए, क्योंकि बहुत
कुछ होने वाला है या संभावना है कि होगा। चलिए एक बार कंटेंट देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स एंड दिस इंडेक्स मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द सेंटर एंड स्टेट यूज पब्लिक फंड। ठीक है, और इस इंडेक्स के अनुसार यह पता चला कि सार्वजनिक व्यय की जो गुणवत्ता है वो 1991 के बाद सबसे अच्छी स्थिति पर है अभी। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार कैपिटल स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है। कैपिटल स्पेंडिंग ज्यादा करने का अर्थात कुछ ऐसा खर्चा करना जिससे देश में एसेट या संपत्ति का निर्माण हो रहा हो, फॉर एग्जांपल सड़क का निर्माण हो रहा हो। फिजिकल डिसिप्लिन या वित्तीय डिसिप्लिन समझ लेना क्या कहते हैं हिंदी में, एनीवेज फिजिकल डिसिप्लिन आप समझ जाएंगे कि सरकार जब भी ऐसे खर्च कर रही है बहुत सोच समझ के खर्च कर रही है, अलग अलग योजनाओं और अलग अलग नीतियों के तहत ये प्रयास कर रही है कि जो भी खर्च हो उस खर्च से जो आउटपुट की अपेक्षा है वो आउटपुट निकले, फालतू का पैसा इधर उधर ना बहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फरवरी 2025 में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट किस अंतरिक्ष संगठन ने लॉन्च किया है? विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? ये क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है या नासा ने भेजा है कि हमारे इसरो ने भेजा है कि जापान की स्पेस एजेंसी ने भेजा है? तो इसका सही जवाब क्या है? नासा ने। कई ऐसे देश हैं, खासकर ऐसे देश जो अंतरिक्ष की दुनिया में काफी अच्छा कमांड रखते हैं, काफी नॉलेज है, काफी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, उन सब का जो केंद्र बिंदु हो चुका है अभी वो चंद्रमा भी हो चुका है, चंद्रमा हो चुका है, इंक्लूडिंग हमारा इसरो भी। ठीक है, और चंद्रमा में क्या खोज रहे हैं? चंद्रमा में पानी खोज रहे हैं। कहां पर ज्यादा फोकस है? साउथ पोल पर ज्यादा फोकस है चंद्रमा के। ठीक है, और हमने तो एक लक्ष्य भी बनाया है ना कि हम लोग क्या करेंगे, भारतीय को चंद्रमा के धरातल पर उतारेंगे, और ये टारगेट हमारा कब तक का है? 2040 तक का। ठीक है, तो नासा ने भेजा है ये लूनार ट्रेलब्लेजर सैटेलाइट। कहां से? फ्लोरिडा से इन्होंने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स फैल्कॉन रॉकेट से। ठीक है, लगभग 200 किलोग्राम का ये सैटेलाइट है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये जाकर वाटर आइस खोजेगा चंद्रमा में, चंद्रमा के धरातल में। ठीक है, और इस खोज के बाद चंद्रमा से रिलेटेड या अंतरिक्ष से रिलेटेड मतलब ये जो खोज होगा, मतलब ये जो सैटेलाइट जाएगा, जो भी खोज करेगा, जो भी जानकारी उससे मिलेगी, उस जानकारी से अंतरिक्ष के अन्य मिशन को काफी सहायता मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हवा से दागे जाने वाले एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? What is the name of India's first indigenously developed air-launched anti-ship missile system recently tested by DRDO? तो क्या है उसका जवाब? ब्रह्मोस है कि नैसम एसआर है कि निर्भया है कि वरुणास्त्र है? तो इसका सही जवाब क्या है? नेवल एंटी शिप मिसाइल एसआर अर्थात शॉर्ट रेंज। चलिए इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये रहा भाई मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। अब इसका काम क्या, मतलब क्या है, ये कैसे दागा जाएगा? तो ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर में इस मिसाइल को लेकर जाएंगे और उसके बाद जो टारगेट होगा, टारगेट को डिटेक्ट करके उस मिसाइल के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, और इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? हवा से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, तो समंदर में जो शिप आप देख रहे हैं उसको टारगेट किया जाएगा, बट हवा से दागा जाएगा। पहले भी था, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल सिस्टम है। तो भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने और डीआरडीओ ने 25 फरवरी 2025 को इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को कहां से दागा गया? तो हेलीकॉप्टर से दागा गया। किस स्थान पर यह परीक्षण हुआ? तो ओडिशा के चांदीपुर में। और जिस हेलीकॉप्टर से दागा गया उसका नाम क्या था? सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, और खासकर याद इसलिए भी रखिएगा क्योंकि ये पहली स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस पत्रिका का विमोचन किया है? What is the name of magazine recently launched by Defense Minister Rajnath Singh at New Delhi?
वीर भारत नाम है, सशक्त भारत नाम है, रक्षा समाचार नाम है, या शक्ति सेना नाम है? तो इसका सही जवाब क्या है? सशक्त भारत। इस तरह की ये मैगजीन दिखेगी, इनके हाथ में ये दिख रही है। और ऑल इंडिया रेडियो ने ये पोस्ट भी किया, इसमें बताया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीजेस फर्स्ट एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंसेस बाई एनुअल हिंदी मैगजीन। तो बाई एनुअल है मतलब साल में 2 बार आएगी, और डिफेंस मैगजीन है। तो इस मैगजीन में क्या होगा? तो जवानों की वीरता और बलिदान पर कविताएं शामिल हैं इस मैगजीन में। इस मैगजीन में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा लिखे गए सरकारी नीतियां भी होंगी, ठीक है। और इस मैगजीन में सभी रैंक वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनके योगदान को दर्शाया जाएगा, और सभी रैंक के जो जवान हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई अप्रवासन पहल का क्या नाम है? What is the name of the new immigration initiative introduced by USA President in फरवरी 2025? ऑप्शन क्या है? गोल्ड कार्ड बोल रहे हैं कि एलाइड ग्रीन कार्ड बोल रहे हैं कि प्लेटिनम वीजा बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर प्लस बोल रहे हैं? अब ये अमेरिका के पॉलिसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से इलीगल इमिग्रेंट को लेकर काफी एक्टिव हुए हैं। ऐसे इमिग्रेंट, ऐसे प्रवासी जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर लिए हैं, उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और उनको उनके देश में भेजा जा रहा है। और इसी की क्रम में भारत में 3 बार जहाज आ चुके हैं। और किस तरीके का जहाज अमेरिका भेजता है? कॉमर्शियल प्लेन भेजता है क्या? नहीं, आर्मी प्लेन भेजता है। और जो इमिग्रेंट को भेजा जाता है उनको हथकड़ी भी पहनाकर भेजे जा रहे हैं, ठीक है। कई लोग भारत में इसका विरोध कर रहे हैं कि ये कौन सा तरीका है, आप हमारे नागरिकों को हथकड़ी बांध के जहाज में बैठाकर भेज रहे हैं। तो एक दूसरा विचार ये भी कहता है, दूसरा वर्ग ये भी कहता है कि जो लोग इलीगल तरीके से गए हैं, डंकी रूट से गए हैं, कई लंबे समय के अलग अलग परिस्थितियों से होकर अमेरिका गए हैं, कई ऐसे भी न्यूज मिल रहे हैं कि लोग वहां जाने के लिए अपने गांव घर के करोड़ों की जमीन बेच दिए हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है, कर्जा लेकर गए हैं, और जब उनको वापस भेजा जा रहा है तो वो काफी निराश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, उनकी मनोदशा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब वो फ्लाइट में क्या कर जाएं, डिस्टर्ब होके किस पर हमला कर दें या वॉट एवर रीजन हो, तो एक प्रकार का चैलेंज है, रिस्क है। और इसी चैलेंज और रिस्क को ध्यान में रखते हुए हथकड़ी बांधकर भेजा जा रहा है। अब इससे हमको एक सीख ये भी मिलती है कि लीगल तरीके से अगर आप जा रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन इलीगल तरीके से जाना वो कहां तक न्याय संगत है? और खासकर ये सब करके कि आप अपना पूरा पैतृक संपत्ति बेचकर किसी अन्य देश में जाकर सेटल हो रहे हैं, तो हमारे देश में इतनी क्या खराबी है? आप यहीं पर रहिए, जो भी चीजें आप वहां जाने के लिए खर्च कर रहे हैं वो अगर आप यहां पर सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, प्लस अपना देश अपना ही होता है, विकसित भारत हम होने वाले हैं। और यहां पर काम करिए, समीकरण बदल भी रहे हैं, लोगों के व्यापार बिजनेस करने के लिए भी कई सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। जरा उस ऑप्शन को टटोलो तो वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि करोड़ों रुपए लगा भी दिए और हथकड़ी बंधवा के जो है जहाज में बैठ के यहां पर आ भी गए, ठीक है। चलिए, तो उसी की कहानी में, यही इमिग्रेशन प्रवासी, इसी की कहानी में अमेरिका में एक अगला एपिसोड हुआ कि वहां पर एक नया तरीके का कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया और उसको बोला गया गोल्ड कार्ड। अब ये जो गोल्ड कार्ड है ये ग्रीन कार्ड से अलग है। ग्रीन कार्ड क्या था? तो एक प्रकार का कार्ड दिया जाता था वहां के प्रवासियों को जो अन्य देश के थे, अमेरिका में जाकर सेटल होते थे। वो एक तरह का ऐसा कार्ड था जिस कार्ड को धारण करने के बाद कोई भी व्यक्ति वहां पर परमानेंट रेसिडेंस प्राप्त कर सकता था, और एक पर्टिकुलर समय गुजारने के बाद और भी कई शर्तों को पूरा करने के बाद वो उस देश की नागरिकता भी प्राप्त कर सकता था। तो ग्रीन कार्ड को एक मार्ग के तौर पर देखा जाता है यूएस सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर एक नए तरीके का कार्ड आ चुका है जिसे गोल्ड कार्ड बोला जा रहा है। अब ग्रीन कार्ड को ग्रीन क्यों बोलते थे? ग्रीनिश कलर होता था। गोल्ड कार्ड को भी बोला जा रहा है कि गोल्ड कलर का होगा, ठीक है। तो यह एक नया इनिशिएटिव है। इस गोल्ड कार्ड को प्राप्त करने के लिए ट्रंप साहब आपसे $5 मिलियन लेंगे, ठीक है। गोल्ड कार्ड, a new immigration initiative offering a direct path to US citizenship for $5 मिलियन। $5 मिलियन दीजिए, गोल्ड कार्ड लीजिए और उसके बाद परमानेंट रेसिडेंसी का आपके पास अधिकार आ जाएगा। और फिर उसके बाद
अंडर द लॉ ऑफ नेचुरलाइजेशन आप यूएस सिटीजनशिप भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो गोल्ड कार्ड है इसे बोला जा रहा है कि यह ग्रीन कार्ड का प्रीमियम वर्जन है। ठीक है, प्रीमियम दिख ही रहे, $5 मिलियन, $50 लाख, कैलकुलेट करके देख लो, 87-88 रुपए से। ठीक है, और इस गोल्ड कार्ड का उद्देश्य क्या है, क्या बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है निवेशकों को आकर्षित करना। अमेरिका चाह भी रहा है, इवन अमेरिका तो यह भी चाह रहा है कि चाइनीज कंपनी, भले चाइना के साथ थोड़े से संबंधों में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अमेरिका और ट्रंप साहब स्पेसिफिकली कई मंचों पर ऐसा कह चुके हैं कि चाइना वाले लोग भी आइए और अमेरिका में इन्वेस्ट करिए, अमेरिका में उत्पादन करिए। तो उसी विचारधारा के अंतर्गत इस गोल्ड कार्ड को भी देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में रिवीजन वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पर देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है, नाम भी बताना है, किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं ये भी बताना है, और क्या बताओगे, बस इतना ही बताना। फिर उसके बाद जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ होनोररी नाइटहुड इन द यूके? किसको मिला ये टाइटल? विच कंट्री वन द एशियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 टाइटल? और हाल ही में mRNA आधारित व्यक्तिगत या पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित की है? तो इतने क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पर देंगे। ठीक है, और अंत में फिर से यही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, तो इस सीरीज के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी दें। ठीक है, तो चलिए कल के कंटेंट पर मैं कल फिर दोबारा मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।